नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा 2026 के लिए 2500 प्रश्नों की सीरीज़ का भाग 15वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहां पर पढ़ने वाले हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है इस वीडियो का कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है धूपगढ़, कालूगढ़, अमरकंटक या महादेव। तो कौन सी चोटी है जो कि सबसे ऊंची है, वह है धूपगढ़ की चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है, तो यह पचमढ़ी शहर में है। कहाँ पर है, यह पचमढ़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। धूपगढ़ कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट, पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। पचमढ़ी जो है यह कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यह सतपुड़ा। ठीक है, पचमढ़ी कहाँ पर है, पचमढ़ी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पचमढ़ी को किस नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का मात्र एक हिल स्टेशन है और उसका नाम है पचमढ़ी। क्या नाम है उसका, पचमढ़ी नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अमरकंटक किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है। अमरकंटक जो है यह कौन से पर्वत क्षेत्र में स्थित है, तो वह है मैकाल पर्वत क्षेत्र में। मैकाल पर्वत क्षेत्र में स्थित है क्या, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से ही होता है। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वह नर्मदा नदी से ही होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सोन नदी का जो उद्गम है यह कौन से क्षेत्र से होता है या किस क्षेत्र से होता है, किसका, सोन नदी का उद्गम, तो यह अमरकंटक से होता है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है। नर्मदा नदी का जो दूसरा प्रसिद्ध नाम है वह है रेवा। ठीक है, क्या नाम है, रेवा नाम है। मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि विंध्य घाटी से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि विंध्य घाटी से होकर बहती है, तो वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी विंध्य घाटी से होकर बहती है। तपा नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तपा नदी जो है वह किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, तो वह है नर्मदा की। कौन सी, नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी को है कौन सी, तपा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है तवा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तवा बांध जो है यह कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वह बना है तवा नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर ही बना हुआ है। तवा बांध किस जिले में स्थित है। तवा बांध जो है जो तवा नदी पर बना हुआ है यह कहाँ पर है, तो यह नर्मदापुरम जिला में है। ठीक है, नर्मदापुरम जिला में स्थित है, नर्मदापुरम जिला में बना हुआ है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मार्बल रॉक क्षेत्र कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध मार्बल रॉक क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है, तो वह है भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पर, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भेड़ाघाट के निकट कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है। भेड़ाघाट के पास में ही एक जलप्रपात है जो कि विख्यात है। उस जलप्रपात का क्या नाम है, उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले के पास प्रसिद्ध है? किस जिले में है? ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात जो है यह कौन सी जिले के पास है? तो यह है इंदौर शहर या इंदौर जिले के पास में है पाताल पानी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर अपना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक में स्थित है। कौन सा कपिलधारा जलप्रपात? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चचाई जलप्रपात जो है यह कौन से ज़िले में स्थित है? चचाई जलप्रपात यह रीवा ज़िले में है। कहाँ पर? रीवा ज़िले में स्थित है चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के ने करवाया था? खजुराहो का जो निर्माण है किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो वह चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किसका? खजुराहो मंदिरों का निर्माण। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है यह कौन से जिले में है? तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? तो 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। वर्ष 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सांची का बौद्ध स्मारक किस जिले में है? सांची का जो बौद्ध स्मारक है यह कौन से जिले में स्थित है? तो वह रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? यह रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब दर्जा प्राप्त हुआ था? सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 में प्राप्त हुआ था। 1989 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? भीमबेटका जो शैलाश्रय है यह कौन सी जिले में स्थित है? कौन सी जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं? तो यह रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? यह रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रागैतिहासिक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? प्रागैतिहासिक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पुरानी चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीमबेटका को विश्व धरोहर का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? भीमबेटका के लिए विश्व धरोहर का दर्जा वर्ष 2003 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2003 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि मांडू का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? मांडू का जो प्राचीन नाम है वह क्या था? तो उसका नाम था मांडव। क्या नाम था? मांडव कहा जाता था। मांडू को पहले मांडव के नाम से जाना जाता था। मांडू किस जिले में स्थित है? मांडू कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडू जो है यह कौन से जिले में स्थित है? तो वह धार जिला में है। कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है मांडू। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मांडू का जहाज महल किस शासक ने के कार्यकाल से संबंधित है? मांडू का जो जहाज महल जो है कौन से शासक के काल से संबंधित है? तो यह गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी किस स्थान से जुड़ी हुई है? बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो कहानी है यह कहाँ से जुड़ी हुई है? तो यह मांडू से जुड़ी हुई है। कौन से शहर से? यह मांडू से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा।
अगला प्रश्न, होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का जो मकबरा है यह कहाँ पर स्थित है? होशंग शाह का मकबरा ही कहाँ पर है? तो यह मांडू में ही है। कहाँ पर है? मांडू शहर में या मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न, ओरछा कौन से जिले में स्थित है? ओरछा जो है वह कौन से जिले में स्थित है? तो वह है निवाड़ी जिले में। ओरछा कहाँ पर है? अब निवाड़ी जिले में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ओरछा की जो स्थापना है किसने करवाई थी? ओरछा की स्थापना किसने करवाई थी? तो यह रुद्र प्रताप सिंह ने करवाई थी। रुद्र प्रताप सिंह ने करवाई थी ओरछा की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। H2O को क्या होता है? यह जल का रासायनिक नाम होता है या सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह O2 होता है। O2 होता है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है। NaCl होता है रासायनिक का सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र। इसके बाद बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच कितना होता है? अम्ल का जो पीएच मान है यह कितना होता है? तो वह 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का जो पीएच मान है वह 7 होता है। उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है यह होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। सोने का रासायनिक नाम क्या होता है? सोने का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? तो वह Au होता है। सोने का जो रासायनिक नाम है Au होता है। अगला प्रश्न, चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है? चांदी का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? तो वह A और G होता है। Ag होता है चांदी का रासायनिक नाम। लोहे का रासायनिक संकेत क्या होता है? लोहे का रासायनिक संकेत या रासायनिक जो सूत्र है वह क्या होता है? तो वह होता है Fe होता है। Fe होता है किसका? लोहे का रासायनिक संकेत। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक संकेत क्या होता है? तांबे का जो रासायनिक संकेत है वह क्या होता है? तो वह होता है Cu होता है। ऐसे कॉपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे हल्की जो गैस है वह कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो वह है वरसिंगा। क्या है? वरसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी का नाम है दूधराज। कौन सा? दूधराज राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष का नाम है वह है बरगद का वृक्ष। यह राष्ट्रीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प का नाम है पलाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है
वह है आम। ठीक है, आम का जो फल है यह मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय जो नृत्य है मध्य प्रदेश का यह कौन सा है? गरबा, मार्च, घूमर या कथक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का राजकीय जो नृत्य है वह क्या है? तो वह है मार्च। क्या है? वह है मार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है कि मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा का नाम है हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है वह कौन सा है? तो वह है मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है मेरा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य दिवस है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का राज्य दिवस। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? मध्य प्रदेश का जो गठन है यह हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश का गठन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द संविधान के कौन से अनुच्छेद संशोधन में जोड़ा गया था? अखंडता शब्द जो है यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है यह कौन से देश से प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन देश से ली गई है। ब्रिटेन देश से यह ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन से देश से यह प्रेरित है? कौन से देश के साथ यह प्रेरित है मौलिक अधिकारों की अवधारणा? तो यह अमेरिका से है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से है? तो यह अमेरिका देश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं यह कौन से देश से प्रेरित हैं? तो वह आयरलैंड से हैं। ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? तो वह रूस या पूर्वी सोवियत संघ से ली गई है। ठीक, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कौन से संविधान से लिया गया है? तो संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वह कौन से संविधान से ली गई है? तो वह जापान के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का रचनात्मक रूप सबसे विस्तृत भाग किस विषय से संबंधित है? कौन से विषय से? तो वह राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर का जो प्रमुख स्थापत्य कला जो है वह किस शैली से संबंधित है? मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की जो प्रमुख
स्थापत्य कला है वह किस शैली से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है, तो वह है नागर शैली से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। स्थापत्य कला नागर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि खजुराहो के मंदिर मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर जो हैं ये मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सांची स्तूप का जो मूल निर्माण है किस मुगल शासक ने करवाया था। सांची स्तूप का जो मूल निर्माण है किस मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था, तो वह अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न भीमबेटका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, भीमबेटका की जो खोज का श्रेय है वह किसके लिए दिया जाता है, तो B.S. बनक्कड़ के लिए दिया जाता है, B.S. बनक्कड़ के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीमबेटका की गुफा में किस प्रकार के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं किस प्रकार के हैं, तो वह प्रागैतिहासिक शैल चित्र के चित्र हैं। ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन कला का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन कला का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह कौन सा है, तो वह है उदयगिरी। कौन सा है, उदयगिरी। अगला प्रश्न यहाँ पर है उदयगिरी की जो प्रसिद्ध 12 प्रतिमा है यह किससे संबंधित है। उदयगिरी में स्थित प्रसिद्ध 12 प्रतिमा यह किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है या विष्णु भगवान के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रानी दुर्गावती का विवाह कौन से शासक के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती का जो विवाह है यह दलपत शाह के द्वारा हुआ है, दलपत शाह के साथ हुआ था, दलपत शाह के साथ में हुआ था रानी दुर्गावती का विवाह। रानी दुर्गावती का संबंध कौन से राज्य से था। रानी दुर्गावती का जो संबंध था वह था गढ़कटंगा से संबंधित था। अगला प्रश्न रानी अवंतीबाई किस स्थान की रानी थी। रानी अवंतीबाई जो थी यह कौन से राज्य की रानी थी, तो वह थी रामगढ़ की। कहाँ की, रामगढ़ की रानी थी या शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा, रामगढ़। अगला प्रश्न विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की यूनिट। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वह होती है एम्पियर। क्या होती है, ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट होती है वह होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है। विद्युत शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है वह होती है वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का जो नियम है वह विद्युत धारा से संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विद्युत धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना का परिणाम होता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कौन सी घटना के कारण से बनता है, तो वह परावर्तन के कारण से बनता है, परावर्तन के कारण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, लेंस में प्रकाश की दिशा बदलने की घटना क्या कहलाती है? लेंस में प्रकाश बदलने की जो घटना होती है उस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव आँख जो होती है इसमें उत्तल लेंस लगा होता है या उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है यह कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? यह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह वर्णसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? वर्णसिंगा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए प्रसिद्ध है? तो वर्णसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है यह है उमरिया जिला में। कहाँ पर है? उमरिया जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी से संबंधित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सी नदी से संबंधित है? भाई पेंच नदी से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केन नदी के किनारे बसा हुआ है। केन नदी के किनारे बना हुआ है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय जो उद्यान है यह कहाँ पर है? तो वह नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम क्षेत्र में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह किस जिले में है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। कहाँ पर है? श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव पुनर्वास परियोजना के कारण से विशेष रूप से चर्चित में रहा था? तो वहाँ पर चीता का पुनर्वास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डायनासोर के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर अपना ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तेंदुओं की अधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुओं की अधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? वह है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र। यहाँ पर सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश के लिए टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बाघों की महत्वपूर्ण संख्या पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।